क्या आप भी जानना चाहते हैं बहुत ही कम समय लगाकर धारापर्व अंग्रेजी कैसे बोलते हैं? अगर सच में चाहते हैं कि आप भी अंग्रेजी बोले, वो भी बहुत ही कम समय लगाकर, बहुत ही कम मेहनत करके, तो उसके पीछे एक सीक्रेट काम करता है। सीक्रेट क्या काम करता है, इससे पहले ये जानने की जरूरत है कि भाई कोई भी इंसान या कोई भी बड़ा सा बड़ा जो आप देखते हैं कि हीरो हीरोइन एक्टर्स को देखते हैं, क्रिकेटर्स को देखते हैं, वो कैसे अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं बहुत ही कम समय लगा। वो तो दिन भर प्रैक्टिस करते हैं, वो तो दिन भर अपना एक्टिंग करते हैं, बट वो फिर भी अंग्रेजी बोलना कैसे सीख जाते हैं? एजुकेशन में आपसे कम हो सकता है उनका एजुकेशन, शायद मे भी मान सकते हैं। और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा भी है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी एजुकेशन वाकई में कम है, बट उनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है और इस कारण से वो आज अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। तो कैसे, उसके पीछे वो कौन सा फॉर्मूला काम करता है जिससे वो अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको वो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, जो भी कंफ्यूजन आएगी उसे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, लिखा है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो सच बात है सो बताता हूँ, इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की, उसमें मैंने चार्ट जो है आप लोगों को लिखवा दिया था और समझाने की कोशिश भी की थी। तो आपके स्क्रीन पे ये चार्ट आपको भी दिखाई दे रहा होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। और अगर ज्यादा समझना है तो बैक वाली वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद फिर बैक वाली वीडियो देखिएगा, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पे समझिए कि स्क्रीन पे दिया जो भी चार्ट है, यहाँ पे लिखा है कि स्क्रीन पे दिए गए सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब के जैसा भी किया जाता है। जैसे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे लिखा है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू नीड, वर्ब टू डेयर, ये सब लिखा है, वर्ब टू बी, ये सब लिखा हुआ है। तो आज तक हम लोगों ने इज, एम, आर या वॉज वर्ब की अगर आप बात करेंगे तो आप समझिए वर्ब टू बी में क्या लिखा है, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आर आ रहा है, एम आ रहा है, आपने बोला वह एक विद्यार्थी, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इज आ रहा है। तो आज तक हम लोगों को क्या पता था कि भाई इज, एम, आर ये एक मेन वर्ब है? नहीं पता था। इसका मतलब क्या है कि हम लोग शुरू से सब कुछ पढ़ते तो आ रहे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हमको नहीं पता, उसके पीछे का साइंस नहीं पता। तो जब तक लॉजिक और साइंस हमको पता ही नहीं रहेगा किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी लैंग्वेज के बारे में, तो हम कैसे सीख पाएंगे? आज तक आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि भाई ये इज है, ये एम है, ठीक है, ये आर है, ठीक, ये क्या है, वॉज है, आपने बोला यहाँ पे बोला ये वर्ब है, ठीक है। अब आप बताइए यहाँ पे ये इज है, तो ये इज क्या है, एक मेन वर्ब है। क्यों? यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी इस चार्ट में दिए गए हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ में क्या है, एक मेन वर्ब भी है। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, जो मेन क्रिया होती है, जैसे हंसना, गाना, रोना, पीना, ये सब क्या है, एक मेन वर्ब है। इसी तरीके से इज क्या है, एक मेन वर्ब है। यहाँ पे एम क्या है, एक मेन वर्ब, ये क्या है, एक आर एक मेन वर्ब है, वॉज एक मेन वर्ब है, यहाँ पे वर्ब क्या है, एक मेन वर्ब है। इसको सभी लोग वर्ब बोलेंगे, वेयर कोई नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, वर्ब, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको और बेहतर समझने के लिए दूसरे वाले स्टेप को समझते हैं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब समझ रहे हैं जो चार्ट आपके सामने दिखाया गया है, तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया जाए तो वह ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर लिखा है, जैसे हमने बोला कि कोई भी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब उसके बाद जब किसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंटेंस आता है तो उसके बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब आता है। बात को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सब क्या है, ये सब एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में एक क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन ये मेन वर्ब में कब बदल जाता है, इसको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में बन जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप से उसे जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले किसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब आएगा। तो कभी भी याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब कभी भी नहीं आता है। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो सही है, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सही बात है, लेकिन जैसे ही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा तो वो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब ये कौन सी बात होगी, तो अगर इस सेंटेंस को आपको सही करना है तो आप क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब को एचवी में बदल देंगे। एचवी मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब।
हमेशा याद रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, देन आफ्टर उसके बाद मीन वर्ब। यानी कि इसका कहने का सेंस क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में मीन वर्ब आता है तो मीन वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगा, जब भी आएगा तो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। और अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आता है उसके बाद कभी भी मीन वर्ब नहीं आएगा। कहने का सेंस क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी मीन वर्ब नहीं आता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस एबी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब, अब उसके बाद यहाँ पे बोलेंगे प्लस और अब यहाँ पे बोलेंगे नाउन और उसके बाद बोलेंगे अदर वर्ब। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस या स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे आएगा तो उसके बाद कभी भी मीन वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट, आपने क्या बोला, यहाँ पे हम लिखते हैं यू, ठीक है, आर अ स्टूडेंट, ठीक है। अभी स्टूडेंट एक नाउन है कि नहीं है, आप ही सब लोग बताइए, यू आर अ स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट नाउन है। अब यहाँ पे आपने बोला क्या, एबी, ये आर क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं है। अब आर के बाद क्या है यहाँ पे, अ स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे अ स्टूडेंट है तो एक नाउन है कि नहीं। यही तो समझने की जरूरत है कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आता है। अगर उसके बाद कुछ आएगा तो वो नाउन आएगा, नाउन आएगा या तो वहां पे क्या आएगा, ए बी जे आएगा, यानी एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों को देखेंगे तो सेम ही दिखाई देगा, लेकिन उसका नेचर अलग अलग है। अब हेल्पिंग वर्ब का काम किस लिए होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा। क्योंकि कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आता है, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो वही ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ में क्या लेके आएगा, नाउन लेके आएगा। और जब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन यानी कि नाउन आएगा तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा। इसलिए रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पे इज जो है वो V5 के रूप में जाना गया है, एम आर क्या है V1 के रूप में जाना गया है, वॉज वर्ब क्या है वो V2 के रूप में जाना गया है। समझ में आ रहा है, यही तो कहानी समझने की जरूरत है दोस्तों, कि हम लोग को हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है कि भाई कैसे हमको कोई भी चीज समझ में आएगी। थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं उसके बाद आपको और बेहतर समझ में आएगा कि भाई ये कंफ्यूजन जो है ये कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि हम लोग को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती क्यों है। आज इस वाली वीडियो में मैं आपको ये पूरा कंफ्यूजन खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, हमने बोला यहाँ पे इज, हमने बोला एम, ठीक है, और एक सेकंड इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश, हम यहाँ पे एम लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आर, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वॉज, अब यहाँ पे लिखते हैं वर्ब, और यहाँ पे अब लिखेंगे हम इज, ठीक है। अब हमने बोला यहाँ पे m और r जो है वो V1, m और r क्या है वो V1 है, वॉज वर्ब क्या है ये V2 है, और यहाँ पे जो इज है ये क्या है ये V5 है। कैसे पता चला कि भाई ये m r एक V1 है, ये वॉज वर्ब V2 है और इज एक V5 है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि अगर किसी सेंटेंस में जैसे आपने बोला यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, अब प्लस यहाँ पे आपने बोला नाउन और प्लस यहाँ पे बोला अदर वर्ब। तो अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर उसके बाद क्या आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब ही आता है। डायरेक्ट किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब अगर आता है इसका मतलब क्या है कि उसके बाद मेन वर्ब आएगा ही आएगा। और अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। और मान लेते हैं कि अगर इसके बाद नाउन ना आके क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, अपना रूप बदल के किस में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। बिकॉज़ मेन वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, या हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा मेन वर्ब के साथ में ही आता है। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट आया और उसके बाद आपने यहाँ पे बोला ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोला ऑक्सिलरी वर्ब, प्लस यहाँ पे आपने बोला नाउन और प्लस अब बोला आपने अदर वर्ब। तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या है, नाउन आया, तो अब यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना आपका क्या बन गया, मेन वर्ब। क्योंकि अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है, वो कहलाएगा क्या, मेन वर्ब। यानी कि सिंगल अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ वर्ब है तो वो मेन वर्ब ही कहलाएगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, डजंट मैटर। आपको सिर्फ समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में आपने बोला ही इज अ डॉक्टर,
ही इज ए डॉक्टर। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब है। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, अब ये मेन वर्ब है। ये तीनों चीज है, लेकिन कहलाएगा क्या? सिर्फ मेन वर्ब ही कहलाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब भी यही है, हेल्पिंग वर्ब भी यही है और ये मेन वर्ब भी यही है। अब ये चीज पढ़ने की जरूरत क्यों कि ये चीज इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि हमारे पास में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब भी हमको पता चलेगा कि भाई मैं दौड़ रहा हूं, ठीक है, तो आई एम रनिंग, तो आई एम रनिंग, तो रनिंग एक मेन वर्ब है और उससे पहले एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। हमको पता चल गया ये चीज। अब इसके आगे एक स्टेप और आगे है, हम इसको अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमने बोला कि मेन वर्ब, हमने बोला मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1 V2 V3 V4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया V5। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आपका सारा कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसको समझिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, हमने यहाँ पे 5 फॉर्म लिखा, V1 V2 V3 V4 और V5। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है, कि अब यहाँ पे हमने अगर बोला V1, हमने क्या बोला V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला। अब हम लोग देखिए पढ़ाई लिखाई की भाषा में चलिए V1 हमने बोल दिया, लेकिन इसको V1 नहीं बोला, इसको बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। इस तरीके से आप लोग बोलने की कोशिश करेंगे, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा और इंग्लिश बोलने की हैबिट्स भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बोला V1, तो अब इस V1 को समझने की जरूरत है कि जैसे यहाँ पे आपने बोला V1 V2 V3 V4 और V5। अब इसमें मैं कुछ आपको यूनिक बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे आपने बोला यहाँ पे V1 और V3 और यहाँ पे बोला V4, तो ये V3 और V4 में यूनिक क्या है, इसमें एक लॉजिक और साइंस क्या है, इसको पकड़ने की जरूरत है। आप बोल सकते हैं कि V3 और V4 ये कभी भी अकेले नहीं आता है, जब भी आएगा तो अपने साथ में HB, अपने साथ में HB यानी कि हेल्पिंग वर्ब लेके ही आएगा। देखिए कितनी बड़ी कंफ्यूजन खत्म हो रही है कि भाई अगर किसी सेंटेंस में V3 आता है या V4 आता है तो ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके ही आएगा। अगर ये आता है तो अपने साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा? हैज लेके आएगा, हैव लेके आएगा और उसके बाद हैड लेके आएगा। ये इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं, हैज, है और हैड। ये जब भी आएगा तो इनके साथ में ही आएगा, कभी भी इनके बिना नहीं आएगा। अगर आप बोलेंगे हैज, तो हैज किसके साथ में आएगा? जैसे आपने बोला ही, सी, इट, कोई भी एनी सिंगल, यानी कि आप बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इससे यानी आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इनके साथ में क्या आएगा? हैज आएगा। बाकी आपने बोला आई, आपने क्या बोला? आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल, पी से प्लूरल हो गया, तो इनके साथ में क्या लगा देंगे हम? है। और अब ये हैड जो प्रेजेंट के लिए है और बाकी सब के साथ में जितने भी सब्जेक्ट के अगर पास्ट की बात होगी तो हम हैड लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो इनके साथ में ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है। और हैड को भी खैर हम इसे छोड़ के भी चल सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया है। हैड का एकदम प्रॉपर यूज कैसे होगा, कहां पे होगा, ये हम आपको आगे की वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर लिखा है, तो बिफोर अब यहाँ पे जो आया तो इसके साथ में क्या आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा प्रेजेंट में और वर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर, तो ये क्या है? पास्ट में आएगा। यानी कि बिफोर इनके बिना कभी भी नहीं आ सकता है किसी भी सेंटेंस में। आपने बोला गोइंग, आपने बोला ईटिंग, आपने बोला रनिंग, आपने बोला रीडिंग, ये सब कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये सब बिफोर है और इनके साथ में हमेशा प्रेजेंट का अगर फॉर्म होगा तो इज, एम, आर आएगा, अगर पास्ट की बात होगी तो वॉज, वर आएगा, कभी भी अकेले नहीं आएगा। और उसके बाद अब यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अब मैं यहाँ पे V1 को टच करता हूँ। तो अब यहाँ पे V1 जो लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि V1 कभी भी अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेकिन नहीं आता है। V1 कभी भी अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है, किसमें? तो पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कभी भी V1 अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है। वो जब भी अपने साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा तो या तो N से निगेटिव हो जाएगा या तो I से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जब भी V1 अगर किसी सेंटेंस में आता है, जैसे मैं दौड़ता हूँ तो I रन, मैं खाता हूँ तो I ईट, तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में कहाँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया? नहीं आया। तो जब भी मान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में V1 का सेंटेंस हो, ठीक है, V1 का यूज होगा, तो उस वाले में क्या है कि कभी भी उसमें या तो
उसमें कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो किस कंडीशन में होगा, या तो सेंटेंस में नेगेटिव होना चाहिए, जैसे मैं जाता हूं तो आई गो, तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं जाता हूं तो आई डोंट गो, तो यहाँ पे नेगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, तो यहाँ पे भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। तो गिवन कभी भी अपने साथ में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है, और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब लाना है तो आपको सेंटेंस को या तो नेगेटिव करना होगा या तो इंट्रोगेटिव करना होगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि गिवन में हेल्पिंग वर्ब को ला सकते हैं। अभी तक हमको समझ में आया कि गिवन कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा तो सेंटेंस या तो नेगेटिव होना चाहिए या तो इंट्रोगेटिव होना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पे V2 लिखा हुआ है, तो V2 का भी सेम रूल है कि ये पॉजिटिव में कभी भी अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब लेके नहीं आएगा, और जब भी इसके साथ में अगर हेल्पिंग वर्ब लेके आना है तो या तो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए या तो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होना चाहिए। जैसे मैंने खाना खाया तो आई एट, जैसे आपने यहाँ पे बोला ईट, क्या बोला, ईट, और अब यहाँ पे इसका सेकंड फॉर्म क्या है, एट, और अब यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म क्या है, ईटेड, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं ईटिंग, ठीक है। और फिफ्थ फॉर्म क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं सॉरी, ठीक है, ईट्स, ठीक। तो ये अब यहाँ पे आपने क्या बोले, एट, अब आप बोल सकते हैं कि आई एट, मैंने खाना खाया, ठीक है। अब अगर आप बोलते हैं कि मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट, क्या मैंने खाना खाया, तो आप बोल सकते हैं डिड आई ईट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि V1 और V2 सेम नियम से काम करेगा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब की कोई चर्चा नहीं होगी, और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो V2 में हम या V1 में नेगेटिव में क्या करेंगे या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। V3 का बता दिया है कि V3 कभी भी अकेले नहीं आएगा, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आएगा, इट्स अ कंपलसरी रूल, ठीक है। ये हमेशा अपने साथ में हेडर को लेके आएगा ही आएगा। अब उसके बाद V4 बोला तो भाई इसके साथ में नियम क्या है कि ये कभी भी अकेले नहीं आएगा, डरपोक आदमी है, ठीक है। ये दोनों आदमी ये हमेशा अपने साथ में लेके ही आएगा, किसको, इज एम आर को प्रेजेंट में, वर्ब वर्ब को पास्ट में। इन आपका आएगा किसके साथ में, ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा, और बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में आर आता है। वॉज सेम चीज है, आपका आई के साथ में वॉज आएगा, ही सी इट के साथ में वॉज आएगा, और बाकी प्लूरल के साथ में वॉज आ जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं V5 की, तो अब यहाँ पे V5 जो बच गया, अब इसको समझिए। तो समझिए पहले बात कि V1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, V2 जो होता है वो पास्ट होता है, और V3 जो होता है वो परफेक्ट होता है। तो पास्ट का मतलब क्या होता है, सो समझिए। प्रेजेंट का मतलब तो भाई प्रेजेंट हो गया, ठीक है, लेकिन पास्ट का मतलब क्या होता है, और क्योंकि परफेक्ट भी तो एक पास्ट है, तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें लोगों को कंफ्यूजन आता है कि भाई V3 भी एक पास्ट है और V2 भी एक पास्ट है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई काम आपने पास्ट में किया 1 मिनट पहले या 1 घंटे पहले या 1 साल पहले या 10 साल पहले, अगर उस काम का कोई भी संबंध प्रेजेंट में नहीं है तो वो क्या है, पास्ट है। पास्ट मतलब पास्ट जो खत्म हो गया, अब उसका कोई भी लेना देना प्रेजेंट से नहीं है, तो वो क्या है, पास्ट है, यानी कि V2 है। लेकिन अगर कोई काम आपने पास्ट में किया लेकिन उसका संबंध अभी भी या उसका असर अभी प्रेजेंट में है, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये काम जो है अभी मैंने पास्ट में तो खत्म किया लेकिन इसका असर अभी भी हमारे ऊपर में है। आपने बोला कि मैं ताजमहल गया, तो ताजमहल हो सकता है कि आप 1 साल पहले गए हो, 10 साल पहले गए हो, या 1 महीने पहले गए हो, या 1 घंटे पहले गए, इससे कोई मतलब नहीं, काम तो खत्म हो चुका है लेकिन उस काम का असर अभी भी है। आपने बोला कि मैं ताजमहल गया हूं, तो इसका मतलब आपको ताजमहल की नॉलेज है, आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं कि ताजमहल जाने का रास्ता क्या है, कैसे कैसे आप जाएंगे। इसका मतलब आपने काम क्या जाने का, पास्ट में किया, लेकिन उस काम की याद जो है आज भी ताजा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक परफेक्ट है। समझ में आ रहा है इतना बात। पास्ट जो बीत गया, जिसका कोई लेना देना प्रेजेंट से नहीं है, वो पास्ट होता है। जिसका काम पास्ट में हुआ लेकिन लेना देना प्रेजेंट में है, तो वो परफेक्ट है। बिफोर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो कंटीन्यूअस होता है, जो काम जारी है। तो भाई कौन सा काम जारी है, तो काम जो जारी है वो टेम्पररी वे में जारी है, ऐसा नहीं कि हर समय जारी है। सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे रहा नहीं आ गया तो काम जारी नहीं है, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, ये एक परमानेंट एक्शन है। तो जो परमानेंट एक्शन होता है वो V1 होता है, जो
फिक्स एक्शन, जैसे आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो गागे किया गया, नहीं भाई गागे किया गया उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेन 10 बजे जाएगी तो ये क्या है, एक फिक्स काम है कि 10 बजे ही जाएगी, पब्लिक में काम होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी कि गिवन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेम्परेरी आपने बोला कि सूरज निकल रहा है, तो अब आप बोल सकते हैं कि भाई ये टेम्परेरी काम है कि सूरज सही में निकल रहा है, उसके बाद शाम में क्या होगा, अस्त भी हो जाएगा। लेकिन सूरज पूरब से निकल रहा है तो इसका मतलब सूरज कल पश्चिम से नहीं निकलेगा। समझने की लॉजिक वाली चीज है कि सूरज निकल रहा है तो ये टेम्परेरी काम है, ठीक है, उसके बाद में अस्त भी हो जाएगा। लेकिन सूरज पूरब से निकल रहा है, सूरज कल पश्चिम से नहीं निकलेगा, तो ये एक परमानेंट एक्शन है। इसी तरीके से बात को समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे V5 है, तो आप बोल सकते हैं जो V1 जो होता है ना वो प्लूरल होता है, V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, और इसी का जो सिंपल फॉर्म होता है वो V5 होता है। ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि भाई मैं खाता हूं, तो वहां पे क्या हो गया, I eat, ठीक है, और आपने बोला कि वह खाता है तो he eats हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, V5 हो गया। यानी कि हम किसी भी वर्ब में क्या करते हैं, s लगा देते हैं, किसी भी वर्ब में क्या करते हैं, s लगाते हैं या es लगाते हैं या I एस लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, V5 हो जाता है। V5 का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने बोला नाउन और हमने यहाँ पे बोला वर्ब, आपने बोला यहाँ पे क्या, BOY। अब ये बॉय एक नाउन है और नाउन में आपने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। लेकिन आपने यहीं पे बोला गो, अब ये क्या है, गो एक वर्ब है और ये क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, ये क्या था, एक सिंगुलर था, तो अब इस वर्ब में आपने एस लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। इस तरीके से आप बात को समझ सकते हैं। तो अब आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा से ज्यादा लंबी हो जाती है, वीडियो को एडिटिंग करने में टाइम भी लगता है, तो आज की इसी वीडियो को यहीं पे रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और आने वाले 1 तारीख को हमारा खुद का एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि आप लोग सीक्वेंस वाइज हर एक वीडियो को, और वहाँ पे हम लोग लाइव आना भी शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ से आपका जो है इंग्लिश सीखने का जो भी दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ पे सीक्वेंस वाइज जो है आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी, तो इससे आपका और भी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।